गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग जो एग्ज़ाम हमारा 4 अगस्त को जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस समय पर डे हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में ट्रिपल-सी वाले एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और लगातार आपको यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इसका जो प्लेलिस्ट है आपको ट्रिपल-सी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास मैं लाइव नहीं कर पाया हूँ, कारण ये रहा क्योंकि मेरा भी खुद का एग्ज़ाम है बी लेवल का, तो एग्ज़ाम देने के लिए मैं जस्ट निकल रहा हूँ और रात में अभी 1 बज रहे हैं। तो अभी लगभग 3:30 बजे के करीब में ट्रेन है हमारी, तो तब निकल जाएंगे। तो हमने सोचा कि आपके लिए मैं वीडियो बना दूँ जिससे कि जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके। तो उस हिसाब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग पूरा देखिएगा और पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी और यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा का पूरा देखिएगा। तो हम लोग 4 अगस्त में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आपकी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और अगर कोई बात होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं या कोई भी बात बतानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो ये पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम चैनल शिवम सिंह ICRT पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो भी क्लासेस हुई हैं, चाहे वो ओ लेवल की हुई हैं, ट्रिपल-सी की हुई हैं या जो भी क्लासेस हुई हैं, उन सभी का पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। या क्लास के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे बताया जाता है। बाकी पर्सनली जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था वो पहला था कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो चलिए फटाफट बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है Ctrl+F7, दूसरा है F7, तीसरा है Shift+F7 या नन। बताइए ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। तो अगर हम बात करें तो अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होता है F7। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जितने लोगों ने बी बताया है उनका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग अपने आप को जज भी करते रहिएगा कि अगर आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है और अगर कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करिए और ज़्यादा बढ़ चढ़ के तैयारी करिए जिससे कि S ग्रेड ला सको आप लोग। तो कम से कम आप तैयारी अच्छी करेंगे तो ग्रेड अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट हमें मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी को ईमेल भेजते हैं, ठीक है, यानी किसी को भी कोई मेल भेजा जाता है तो ईमेल एड्रेस गलत है तो वह मेल कहाँ पर सहेजा जाएगा, मतलब कहाँ पे जाएगा। मान लिया किसी को हमने मेल किया और उसका ईमेल एड्रेस जो है वो गलत है तो वो मेल कहाँ पे जाएगा। इनबॉक्स में जाएगा, आउट बॉक्स में जाएगा, सेंट बॉक्स में जाएगा या नन ऑफ दीज। फटाफट इसका आंसर करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। इनबॉक्स जो होता है, ठीक है, इनबॉक्स में जितने भी आपको ईमेल रिसीव होते हैं, मतलब किसी ने आपको भेजा है तो वो सारे के सारे मेल आपको इनबॉक्स में मिलते हैं। आउटबॉक्स जो होता है, आउटबॉक्स में ऐसे मेल्स होते हैं जो भेजने के बाद में नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, चाहे वो नेटवर्क के इशू की वजह से या किसी भी कारणों से अगर वो मेल नहीं गया है तो वो आपको आउटबॉक्स में मिलेगा। और ये जो मेल आपने भेजा अगर ईमेल एड्रेस गलत हो जाता है तो ये भी आपका आउटबॉक्स में चला जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे जो आपका ऑप्शन दिया गया है सेंट बॉक्स, तो सेंट में आपको जितने मेल आप खुद भेजते हैं
वो सारे मेल आपको यहाँ पे सेंड बॉक्स में दिखते हैं, ठीक है, जो मेल आप भेजेंगे। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि जनरली ये पूछ लेते हैं कि जब हम लोग मेल भेजेंगे किसी को तो वो मेल हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो हमारा सेंड बॉक्स में स्टोर होता है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है, डेसिमल में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, बाइनरी में लिखते हैं या नन। तो मैक एड्रेस क्या होता है? अगर मैक एड्रेस की बात की जाए तो मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, और किसी भी डिवाइस का जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका जो ए ऑप्शन है वो है डेसिमल, बी ऑप्शन है हेक्साडेसिमल, सी ऑप्शन है बाइनरी, डी है नन। तो मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है? फटाफट आंसर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है बी। जो मैक एड्रेस लिखा जाता है वो एक्चुअल में हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है 16, ठीक, और डेसिमल की बेस वैल्यू होती है 10, मतलब 0 to 9 कैरेक्टर यूज होते हैं, और यहाँ पे 0 to 9 प्लस ए बी सी डी ई ऐसे भी यूज होता है, ठीक है। तो टोटल 16 कैरेक्टर इसके अंदर भी यूज होते हैं। और बाइनरी जो होता है ये इसका बेस वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, इसके अंदर केवल दो ही वैल्यू होती है 0 and 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिलहाल इसका बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में कितने भाग होते हैं? फटाफट इसका आंसर कर दो आप लोग। और ये काफी आसान क्वेश्चन आया था और हमें लगता है कि इस आंसर को लगभग सभी लोगों ने सही भी किया होगा। तो अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आप लोग बताइए कि इसके लिए आपने करेक्ट आंसर कौन सा किया था। तो ईमेल में कितने भाग होते हैं? तो जब भी आप कोई मेल लिखते हैं तो मान लिया कोई ईमेल लिखा जाएगा, तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ abc12@gmail.com। अगर ये लिखा गया तो इसमें जो @ होता है ये सिंबल जो होता है ये दो भाग में बांटता है। तो ये जो आगे वाला नाम दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं यूजर नेम, और ये जो पीछे दिया गया है इसको बोलते हैं डोमेन नेम। और इन दोनों को अलग करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है @, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल में पूछा जाएगा कितने भाग होते हैं, तो ईमेल में 2 भाग होते हैं, एक यूजर नेम होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छे। मैं बहुत तेज बोल भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं बहुत तेज बोलूंगा या तेज अगर बोलता हूँ तो पता चलेगा कि बगल वाले सब जग जाएंगे। तो फिलहाल रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो आसानी से रिकॉर्ड हो जाएगी। और फिर आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और ये भी आप कमेंट करिएगा, जो भी इसके आंसर्स है उसको आप कमेंट करिएगा, तो मैं देख के जान पाऊंगा कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया सही प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? मतलब जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से किस मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? रैम में होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है, रोम में होती है या प्राइमरी मेमोरी में होती है? तो बताइए फटाफट आप लोग कि यहाँ पे डेटा स्टोर करने की क्षमता सबसे अधिक होती है कहाँ पे होती है? रैम में या सेकेंडरी मेमोरी में या रोम में या प्राइमरी मेमोरी में? बताइए आप लोग। तो 5th नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, हम लोग जो सबसे ज्यादा डेटा जिस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ठीक है, इन सब में हम लोग मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकते हैं। बाकी रैम जो होता है ये लिमिटेड कैपेसिटी का आता है, महंगा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, पूछ भी लिया जाता है। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक। और ये दोनों के दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं। बाकी जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, एचडी कार्ड है, ये सारी की सारी मेमोरियाँ जो हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो इसका 5th नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन को किया है, सेलेक्ट किया है, वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का डिफॉल्ट साइज क्या होता है?
बताइए, जो हम कोई अगर हम राइटर में कोई टेबल बना रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट साइज क्या होगा? 2 कॉलम 2 रो होता है, या 5 कॉलम 5 रो होता है, या 3 कॉलम 3 रो होता है, या 4 कॉलम 4 रो होता है? फटाफट इसका आंसर कर दीजिए आप लोग। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट सेशन को लाइक भी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे आपकी तैयारी करवाई जा रही है और आपको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर आप सारी वीडियोस को देखते हैं। और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी वीडियोस को आप लोग फटाफट देख लीजिए। बल्कि जो पीडीएफ भेजे जा रहे हैं अगर आपको बहुत जल्दी हो तो उन पीडीएफ्स को भी आप फटाफट देख सकते हैं। तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का डिफॉल्ट साइज जो होता है वो 2 कॉलम और 2 रो होता है, यानी इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी अगर आपको बाद में जरूरत पड़ती है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, जितना आपको करना हो उतना आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन 6 नंबर का बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? इसका तो आंसर आप लोग कर ही सकते हैं, फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होगा, बताइए। ए ऑप्शन है डोमेन नेम सेवा, बी ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, सी ऑप्शन है डोमेन नेम सर्विस और डी ऑप्शन है नन। तो आप लोग बताइएगा भाई कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डोमेन नेम सेवा होगा, डोमेन नेम सिस्टम होगा, डोमेन नेम सर्विस होगा या नन होगा? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग फटाफट। डीएनएस का पूरा नाम क्या होगा? तो डीएनएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो है 7 नंबर क्वेश्चन का वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? जो हमारा रीडू कमांड होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? फटाफट बताइए। कंट्रोल के साथ में जेड होती है, कंट्रोल के साथ में वाई होती है, कंट्रोल के साथ में एम होता है, या कंट्रोल के साथ में वी होता है? जवाब दीजिए। तो जो हमारा कंट्रोल के साथ में जेड ऑप्शन है, ठीक है, ये जो शॉर्टकट की है ये आपकी होती है अंडू कमांड की। ठीक है, और कंट्रोल प्लस वाई जो होता है ये रीडू कमांड की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस एम जो होता है ये फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपका कोई डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है और उसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो उस उद्देश्य से आपको कंट्रोल के साथ में एम यूज होता है। और अगर आप यही शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं इम्प्रेस में तो यहाँ पे आपको एक नया स्लाइड ऐड करने के लिए यूज होता है कंट्रोल के साथ में एम। और कंट्रोल के साथ में वी जो होता है ये डेटा को जो आपने कॉपी कर रखा है या आपने कोई कट कर रखा है तो उस डेटा को पेस्ट करने के उद्देश्य से आपका ये यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से शिविगिल ऐप किससे संबंधित है? बताइए। कस्टम से, पुलिस से, या विजिलेंस से, या इलेक्शन से? बताइए। सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो सी विजिल जो हमारा ऐप है ये हमारा पूरी तरीके से संबंधित है इलेक्शन से। ठीक है, इलेक्शन वगैरह को मेंटेन करने में आपका काफी मदद करता है। तो इस ऐप को आप देख सकते हैं और ये आपका कल के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ 9th नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल के वर्कबुक में निम्न में से किसका संग्रह, मतलब एक्सेल वर्कबुक जो है वर्कबुक किसका संग्रह होता है? चार्ट का, या वर्ड बुक का, या वर्कशीट का, या इनमें से सभी? तो एक वर्कबुक जो होगा वो किसका संग्रह होगा? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। 10th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो हमारा चार्ट का कलेक्शन तो कोई भाई ऐसा वर्कबुक वगैरह होगा नहीं, तो बिल्कुल ए ऑप्शन तो नहीं करेक्ट है। फिर लिखा है वर्ड बुक, तो वर्ड बुक का मतलब संसार का बुक से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन है वर्कशीट का, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये हमारा वर्कशीट का कलेक्शन हमारा कहलाता है वर्कबुक। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन
कि CD डैश रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो चलिए आप लोग बता दीजिएगा फटाफट किसका क्या होगा नाम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस मेमोरी होगा, या बोथ होगा, या नन होगा। तो 11th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए फटाफट कमेंट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 11th नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेस किस प्रकार का प्रोग्राम है। अब देखिए MS एक्सेस तो आपने कभी नहीं पढ़ा, या ना ही आपने DBase पढ़ा है अगर आप CCC एग्जाम देने जा रहे हैं या आप O लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं। बट ये हमारे चाहे MS ऑफिस की बात करो, चाहे आप देखें लिब्रे ऑफिस में, ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो MS एक्सेस हो या DBase हो, ये आपका डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया होता है। क्योंकि सिलेबस में नहीं ऐड है इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। तो MS एक्सेस डेटाबेस प्रकार का एक प्रोग्राम होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अभी मैं और बता दूं तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपका इम्प्रेस होता है, पावर पॉइंट होता है। वर्ड की बात करें तो इसमें वर्ड नाम का एप्लीकेशन भी है और साथ में इसमें राइटर का भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर है आपका वर्ड। वर्ड का मतलब संसार से कोई मतलब, वर्ड का मतलब है कि जो आपका वर्ड वाला फाइल है वो, तो वो भी चलिए इसमें आपका यूज होता है, वर्ड यूज हो जाता है और राइटर यूज हो जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट में आपका आता है कैल्क, वर्ड में आता है आपका यानी डेटा प्रोसेसिंग के लिए, तो ये आपका एक्सेल यानी MS ऑफिस का ही ये हमारा एक पार्ट है वर्ड। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, MS एक्सेल डेटाबेस के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्योग में 3D प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जाता। बताइए किस उद्योग में 3D प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। फर्नीचर डिजाइन में, मोबी पोजो में, या बैंकिंग में, या दंत में। बताओ 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, बैंकिंग में हम लोग, यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है बट कोई नहीं, बैंकिंग होगा। तो बैंकिंग में 3D प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में सही विकल्प है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो आप इसका सही विकल्प भी सेलेक्ट करेंगे। सही विकल्प ये है कि ए ऑप्शन दिया गया कि इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। चलिए फिर बी ऑप्शन दिया गया कि इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है। सी ऑप्शन दिया गया सभी विकल्प। फिर डी ऑप्शन दिया गया कि आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित होता है। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अगर बात की जाए तो बताया गया कि इनपुट जो होता है, जो भी इनपुट होता है वो कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है। अगर आपका वो एनालॉग कंप्यूटर है तो एनालॉग कंप्यूटर में ये होता है कि उसको आप डिजिटली कन्वर्ट नहीं कर सकते पूरी तरीके से। वो आपको कह सकते हैं सिग्नल के रूप में दिखता है, यानी एनालॉग कंप्यूटर में जो भी होता है वो डेटा कैरी करता है और सिग्नल के रूप में दिखता है। तो इस वजह से ये डिजिटल में आपका हालांकि कन्वर्ट नहीं होगा जो भी इनपुट होगा। तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर का पहचान होता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की कीबोर्ड पर सबसे लंबा बटन कौन सा होता है। जवाब दीजिएगा, आप लोगों को तो पता ही होगा कीबोर्ड पे सबसे लंबा बटन किसका होता है। शिफ्ट का होता है, एंटर का होता है, स्पेस बार का होता है, या बैक स्पेस का होता है। फटाफट बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। शिफ्ट, एंटर, स्पेस बार या बैक स्पेस, बताइए। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं अगर आप देखोगे कीबोर्ड तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सबसे बड़ा बटन जो होता है वो स्पेस बार का होता है ना। स्पेस बार की बटन आपको हमेशा सबसे बड़ी दिखेगी। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। आप कि काम कर रहे हैं तो आपसे किसी की के बारे में पूछा जा सकता है, या कुछ भी जो भी ऑब्जर्व में आ जाएगा वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। फाइल मेनू में, एडिट मेनू में, व्यू में, या इंसर्ट में।
फटाफट बताइए टेम्पलेट का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा? तो टेम्पलेट का ऑप्शन हमको मिलता है फाइल मेनू में, ठीक है, यानी इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से माउस के खोजकर्ता कौन? बताइए, माउस को किसने खोजा था? डगलस एंगलवर्ड ने, या ऑरिन सोल्स ने, या चार्ल्स सोल्स ने, या नन? तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो माउस एक खोज करता जो ये डगलस है, ठीक है, डगलस एंगलवर्ड ने ही माउस को खोजा था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग फटाफट कि निम्नलिखित फाइलों के साथ यह समस्या है कि ये आपके कंप्यूटर के संचालन को धीमा कर देती है। मतलब कि निम्नलिखित फाइलों के साथ यह समस्या है कि ये आपके कंप्यूटर के संचालन को धीमा कर देती है। फ्रेगमेंटेड, प्रोग्राम, फॉर्मेटेड, या सभी विकल्प? बताइए। फ्रेगमेंटेड का मतलब है जब हमारे ट्रैक और सेक्टर्स में हमारे जो डेटा होते हैं हार्ड डिस्क में बिखर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो उसके लिए अगर देखोगे तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। प्रोग्राम का मतलब है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। जब डेटा हमारा फ्रेगमेंटेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, बिखर जाता है, तो वहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं? जवाब दीजिए आप लोग। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम मतलब कितना बढ़ा के जूम हम लोग कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं? 500, 2000, 3000 या 4000? इसका जवाब दीजिए आप। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इम्प्रेस में अगर आप बात करेंगे तो इम्प्रेस का जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 3000, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेसबुक में दोस्तों की पोस्ट और टैग्ड कहाँ पर प्रदर्शित होता है? मतलब किसी दोस्त ने कोई पोस्ट किया है या आपने किसी को टैग किया, या किसी ने आपको टैग किया, ठीक है, तो वो चीजें आपको कहाँ पे दिखती है फेसबुक में? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। तो जो भी पोस्ट होती हैं या किसी को टैग किया गया तो वो चीजें आपकी कहाँ पे दिखेंगी, कहाँ पे प्रदर्शित होती हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ए, टाइमलाइन। टाइमलाइन में आपके जो भी पोस्ट हैं किसी फ्रेंड के द्वारा किए गए हैं या कोई टैग किया है किसी ने, तो वो आपको दिखेगा टाइमलाइन में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, फटाफट आंसर करो आप लोग कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? फटाफट जवाब दीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में एफ, या शिफ्ट प्लस एफ, या नन? जवाब दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब दो। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में 10 पेज है, ठीक है, समझना बात को। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक डॉक्यूमेंट है उसमें टोटल 10 पेज है। दूसरे पेज है, दूसरे, तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना है। मतलब क्या करना है कि दूसरे, तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? निम्नलिखित में से किस शैली का यूज करके प्रिंटिंग को कर सकते हैं? तो यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली प्रिंटिंग के लिए पेज मान्य शैली नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछा गया जो मान्य उसकी बात नहीं हो रही है, जो मान्य नहीं है उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए क्या होगा जो इसमें से आपका मान्य नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये अनुपात का सिंबल होता है ये आपका मान्य नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर कॉमा लगा के आप कर सकते हैं।
तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और बाकी ये आपका जो है वो उसका अगर आप यूज करोगे तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा 2,3-4, तो यहाँ पे 2, 3 एंड 4 ये तीनों प्रिंट हो गए। फिर लिखा 2,3,4, तो ये भी आपका तीनों प्रिंट होगा। फिर लिख दिया गया 2,4 2-4, ठीक है। तो 2-4 भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डैश को यूज कर सकते हैं, बट ये कॉलन नहीं यूज होता, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कि ईसीएस का पूरा नाम क्या है, बताइएगा आप लोग। ईसीएस का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या इलेक्ट्रिक क्लास सर्विस, या नन। इसका जवाब बताओ आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ईसीएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। बात समझ में आई? ये ध्यान रखिएगा, ईसीएस का ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं जनरली, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या अगर आपको लगेगा तो स्क्रीनशॉट मार के आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, हालांकि ये होता है कि आप लगातार वो उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, बट आप अपने कान में लगा के जरूर रखें और एक बार आप सारे क्वेश्चन को सुने। जब आप सारे क्वेश्चन को सुनोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, डाउनलोड हिस्ट्री देखने की शॉर्टकट की क्या होती है? जो भी चीजें आपने डाउनलोड कर रखी है, अगर उसकी शॉर्टकट की आपसे पूछा जाए कि क्या है जिससे देख पाए, तो वो क्या है? कंट्रोल के साथ में एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में जे, या कंट्रोल डब्ल्यू, या कंट्रोल प्लस जे? बताइए। डाउनलोड हिस्ट्री को देखने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? फटाफट आंसर करो 24 का। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा, बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, कंट्रोल के साथ में जी। इसका यूज करके आपने जो भी डाउनलोड किया उसकी हिस्ट्री को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि IPv6 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? 110 बिट का होता है, 228 बिट का होता है, 128 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। तो अगर IPv4 की बात की जाएगी तो वो हमारा 32 बिट का होता है, बट अगर बात की जाएगी IPv6 की तो ये हमारा 128 बिट का होता है। और इसका सी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और हाँ, मैं अभी जब भी मैं पर डे क्लास करता हूँ तो क्लासेस में मैं आपको क्वेश्चंस देता भी हूँ और आपसे क्वेश्चंस का आंसर भी लेता हूँ। और जो लोग भी करेक्ट आंसर करते हैं, सबसे पहले करते हैं, उनका जो नाम है वो मैं उनका कमेंट मैं अपने PDF में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगा कि ये यूजफुल है, तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करिए, सभी को जोड़िए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप एग्जाम देके आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कि 5 से 10 क्वेश्चन आप, या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको लर्न है या आपको याद रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को लिख के आप लोग मतलब चाहे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या आप इंस्टाग्राम पे भी उस मैसेज को डाल सकते हैं, फेसबुक पेज पे डाल सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके से आप, या व्हाट्सएप का यूज़ कर लीजिए जितने लोगों के पास है। तो आप जो भी लाइक करना है, शेयर करना है, ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कल, ठीक है, वो था हमारा कि व्हेन डिड डिजिटल लॉकर सर्विस स्टार्ट, मतलब डिजिटल लॉकर जो सर्विस है ये कब स्टार्ट हुई? तो मैं बता दूं, इसका जो बीटा वर्जन था, बीटा वर्जन का मतलब टेस्टिंग फेज में होता है, दे दिया जाता है, तो ये आपका फरवरी 2015 में था, ठीक है। बट एक्चुअली पब्लिकली ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2015। बात समझ में आई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जब ये एक्चुअल में लागू हुआ। बाकी अगर देखा जाए तो ये फरवरी 2015 में शुरू हो गया था, ठीक है, बट वो बीटा वर्जन पे टेस्टिंग हो रही थी।
और इसका जो करेक्ट आंसर बताया है वो तमन्ना पांडे ने बताया है, श्रुतिका ने बताया है, वंदना भास्कर ने इसका करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑप्शन इज इन व्हिच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब जो हमारा माइक्रो ऑप्शन होता है ये आपको किस मेनू में मिलेगा। तो अगर आपने लैब किया तो आप इसका आंसर फटाफट करिए। ठीक है, तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा या कुछ होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे वीडियोस लगातार आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मिलती रहेंगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, और आप लोग क्वेश्चन बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।